हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कितने टाइप का है और वो किस किस वे से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे कैसे वो प्रभावित करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की कार्य की करने की कैपेसिटी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर वायरस कोई हार्डवेयर पार्ट तो है नहीं कंप्यूटर का, वो तो क्या है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की काम करने की जो कैपेसिटी है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये वो प्रोग्राम है जो चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसको प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से। और जब ये कंप्यूटर में आ जाते हैं तो ये अपने आप चलते हैं और बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नाम आता है ट्रोजन का। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन भी कंप्यूटर वायरस है। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो अनऑथोराइज्ड पीपल, जिसको हम अलाउ नहीं करते, जिसको कोई अथॉरिटी नहीं है हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करने की, बट ये प्रोग्राम्स जो हैं, ये सॉफ्टवेयर जो हैं, ये वायरस जो हैं, ये क्या करते हैं, जो अनऑथोराइज्ड पीपल हैं उनको चोरी छिपे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आने के रास्ते प्रदान करते हैं। सेकंड है मेलवेयर। मेलवेयर क्या है? कंप्यूटर वायरस है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर की फाइल्स को डिलीट या करप्ट करके नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? या तो हमारा डेटा डिलीट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, या फिर उसको करप्ट कर देते हैं, मीन्स डैमेज कर देते हैं, और वो फिर डेटा हमारे काम का नहीं होता, वो फाइल फिर एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है वर्म। वर्म क्या करते हैं? ये हमारे किसी फाइल से जुड़कर उसकी लाखों कॉपी बनाकर कंप्यूटर की गति को कम कर देते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि फोल्डर बनते ही रहते हैं, उस नाम से हम डिलीट करते रहते हैं लेकिन फोल्डर बनते रहते हैं। तो वो क्या है? वायरस आया हुआ है उसमें, तो उसकी लाखों कॉपी बनाकर उसकी कॉपी बनाता जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, इतनी सारी वो कॉपी क्रिएट करेगा तो कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड पे उसका असर जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है? ये जो यूजर है उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको इंटरनेट के माध्यम से चुराता है। इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट पे कोई लिंक खोल के, कोई फॉर्म खोल के वो क्या करेगा, जो यूजर है, जो यूज़ कर रहा है, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, व्यक्तिगत जानकारी है, उसको चुराता है। उसके बाद आता है एडवेयर। एडवेयर में क्या होता है? एडवेयर ये प्रोग्राम अनेक पॉपअप मेन्यू के माध्यम से विज्ञापन दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। ये क्या करता है? पॉपअप मेन्यू खोलता रहता है और वहाँ पे बार बार में हमारे सामने ऐड आती रहती है। तो वो भी क्या है? वायरस है। तो हमने देखा 5 टाइप के वायरस हमने देखे। ट्रोजन देखा। ट्रोजन क्या करेगा? चोरी छिपे जो अनऑथोराइज्ड पीपल है, अनऑथोराइज्ड पर्सन है, उनको हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करवाता है। मेलवेयर क्या करेगा? फाइल को डिलीट करेगा या डैमेज करेगा। वर्म क्या करेगा? उसकी जो भी हमारा फोल्डर है, फाइल है, उसकी कॉपी बना देगा। स्पाईवेयर नेट के माध्यम से व्यक्ति की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी है, उनको चुराने की कोशिश करता है। एडवेयर में क्या करेगा? जो बार बार में ऐड हमारे सामने आती रहेगी। तो ये है वायरस के टाइप। तो इन कंप्यूटर वायरस को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस भी क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से वायरस का पता लगाता है, उन्हें रोकता है और रिमूव करता है, डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे वायरस है, कौन सी फाइल में है, उसको फिर वो डिलीट करता है। एंटीवायरस किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई वायरस वाली फाइल डाउनलोड होती है तो एंटीवायरस उसे पहचानता है और डिलीट करता है। जब भी कोई न्यू फाइल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आती है, अगर हमने एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा होता है तो वहीं वो उस फाइल में वायरस को डिटेक्ट कर लेता है और फिर हम उसको डिलीट
कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लिंकर एंड लोडर। तो पहले जब हमने फाइल में देखा था कि हम कंपाइल कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट जब हमने किया था, ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास जो आया था कंपाइल होके कंपाइलर द्वारा, तो जो ऑब्जेक्ट कोड मिला था वो मिला था हमें किस लैंग्वेज में? बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज में कोड हमारे सामने आ गया था। अब जो लिंकर है वो क्या करेगा? लिंकर बाइनरी भाषा में प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड को किसी विशेष मशीन पर चलने लायक मशीन कोड में बदल देता है। उस मशीन पे क्या फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? जो ऑब्जेक्ट कोड उसको मिला है उसको चेंज कर देगा, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। जो .exe फाइल होती है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो क्रिएट कौन कर रहा है? यहाँ पे लिंकर कर रहा है। जो हमें फाइल मिली है, जो हमें कोड मिला है, वो मिला है हमें ऑब्जेक्ट कोड। अब जो ऑब्जेक्ट कोड है वो किसी विशेष मशीन पर चलने लायक है या नहीं है, उस मशीन पे चलने लायक उसको बनाने के लिए क्या यूज होता है? लिंकर यूज होता है, यानी यह एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। उसके बाद आता है लोडर। लोडर क्या करेगा? प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करेगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट होना है तो उसको मेमोरी में आना पड़ेगा। तो मेमोरी में क्या करेगा? उसको लोड करेगा। लिंकर के आगे का काम लोडर करता है। लिंकर ने अपना काम कर दिया, जो मशीन जिस पे चलना है उस प्रोग्राम को उसके फॉर्मेट पे उसको बना दिया। तो जो आगे का काम है वो कौन करेगा? लोडर करता है, जो प्रोग्राम के मशीन कोड को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने का काम करता है। लिंकर के आगे का काम अब लोडर कर रहा है। लोडर ने क्या करा? कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें लोड करेगा उसको। तो लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। लोडर किसका हिस्सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, जो प्रोग्राम की लोडिंग के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में स्थापित करने का काम कौन करेगा? लोडर करेगा। कंपाइलर ने क्या किया? कंपाइल किया, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट किया। लिंकर ने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट को मशीन पे चलने लायक बनाया, उस फॉर्मेट में चेंज किया, मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट करी। अब लोडर क्या करेगा? लोडर उस प्रोग्राम को मेमोरी में स्थापित करेगा। जब लोडर प्रोग्राम को मेमोरी में स्थापित करता है तो क्या होता है? हमारे पास दो एड्रेसेस होते हैं, एक तो वर्चुअल एड्रेस होता है और एक फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि वास्तव एड्रेस होता है डिस्क पे। तो जब मेमोरी में स्थापित होता है कोई प्रोग्राम, तो जो सीपीयू ने जनरेट किया था लॉजिकल एड्रेस, जो वर्चुअल एड्रेस था, वो किस में चेंज हो जाएगा? फिजिकल एड्रेस में चेंज हो जाएगा, और कंप्यूटर में फाइल एंड फोल्डर तैयार हो जाते हैं। तो लोडर ने क्या किया? लोडर ने लोडिंग का काम किया, कंप्यूटर की मेमोरी में उसको लोड किया, और कंप्यूटर में मेमोरी में स्थापित करने पे जो प्रोग्राम्स हैं उसके वर्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में चेंज हो जाते हैं और मेमोरी में फाइल एंड फोल्डर बन जाते हैं। इसी में एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कि फर्मवेयर क्या होता है। तो फर्मवेयर भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो सभी हार्डवेयर भागों को सीधे तौर पर निर्देश देता है। डायरेक्टली अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो कौन दे रहा है? यहाँ पे फर्मवेयर दे रहा है। इसे रोम में इंस्टॉल किया जाता है, इसे परमानेंट स्टोर किया जाता है, इसलिए कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से बदल सकती है। जो फर्मवेयर है वो परमानेंटली रोम में इंस्टॉल किया जाता है, तो जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है सिर्फ वही उसको बना सकती है, वही उसको बदल सकती है। तो फर्मवेयर का एग्जांपल है बायोस, और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद करनी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक प्रकार का फर्मवेयर है जो कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए जरूरी होता है। यह कंप्यूटर में सबसे पहले शुरू होने वाला प्रोग्राम होता है। जो बायोस होता है उसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और सबसे पहले स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, वो कौन सा है? बायोस, जो एक फर्मवेयर है। उसके बाद आता है GUI।
GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें ये होता है कि ये एक ऐसा इंटरफेस है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम या जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें हम कोई कमांड ना देके, कोई टेक्स्ट ना लिखे, जो हमारे सामने ग्राफिकल आइकन्स बने हैं उन पे क्लिक करें और ऑप्शन खुल जाए या काम हो जाए। मतलब जस्ट हमें इन पे क्लिक करना है, जस्ट इन ग्राफिक्स का यूज करना है और हम आगे काम करते जाएं। कोई हमें कमांड ना लिखनी पड़े, ठीक है, कोई कमांड ना लिखनी पड़े, जस्ट हमें ग्राफिकल आइकन पे क्लिक करना है और काम हो जाता है। तो ऐसा जो इंटरफेस है उसको बोला गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डेफिनेशन देखते हैं। यह एक प्रकार का इंटरफेस है जो यूजर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से काम करने के लिए, मीन्स कंप्यूटर से काम करने के लिए टेक्स्ट आधारित माध्यम की जगह, टेक्स्ट आधारित मतलब आप कमांड ना देके ग्राफिकल आइकन या ऑप्शन प्रदान करता है। हमारे सामने ऑप्शन देता है कि आपको कौन सा चूज करना है, या हमारे सामने डायग्राम बनाता है और हम उसमें क्लिक करते हैं तो काम हो जाता है। तो जो हमारे पास विंडोज़ हम यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्योंकि हमें कोई कमांड नहीं लिखनी, हमें कंप्यूटर सिस्टम नहीं आता, हम फर्स्ट डे कंप्यूटर सिस्टम पे बैठते हैं, लेकिन हमारे सामने आइकन्स होते हैं, हम जस्ट आइकन्स पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन हमें दिखता है, जस्ट हमने क्लिक कर दिया। MS ऑफिस दिखा, हमने क्लिक कर दिया। वर्ड पे पहुंच गए, वर्ड ओपन हो गया, हम टाइप करने लग गए। तो हमने कोई कमांड नहीं दी थी स्टार्टिंग में, हमने कोई अक्षर लिख के कमांड टाइप नहीं करी, हमने जस्ट जो हमें ग्राफिकल आइकन्स दिखे उन पे हम क्लिक करते गए और अपना काम करते गए। तो वो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, GUI बेस्ड होता है। उसके बाद आता है कि पूरे विश्व में मुफ्त में जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो कौन सा है। पूरे विश्व में जो मुफ्त उपलब्ध है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा है, वो लिनक्स है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे विश्व में मुफ्त में अवेलेबल होता है। और भारत में कौन सा है, बोस है। और बोस की फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, जो कि फ्रीली अवेलेबल है भारत में, और पूरे विश्व में है लिनक्स और भारत में है बोस। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि यह वो सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, और इसके बिना दूसरे सॉफ्टवेयर का तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यह दूसरे सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और ये टाइप्स हमने देख लिए थे पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम था प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। अब आता है हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रियल टाइम में काम करे, जहाँ पे डिले होना ही नहीं है, जो डेडलाइन दी है उसी पे काम करना है, थोड़ा बहुत भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो वो कौन सा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम एप्लीकेशन को चलाना, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट है या रॉकेट का कोई प्रक्षेपण करना है, उसको नियंत्रण करना है, तो वो जो काम होंगे वो कौन से होंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें केवल एक ही यूजर है, जिसको केवल एक ही यूजर यूज कर सकता है, वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर, एक ही यूजर जिसको यूज कर सकता है, वो क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको एक साथ में कई यूजर यूज कर सकते हैं। कई यूजर एक समय में जिसमें कार्य कर सकते हैं, मल्टी यूजर, एक से ज़्यादा यूजर, मतलब कई यूजर जिसमें एक साथ में काम कर सकते हैं, वो कौन सा है, मल्टी यूजर। तो यूनिक्स जो है वो इसका एग्जाम्पल है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा काम।
एक यूजर कई कार्य करता है पर वास्तव में एक समय में एक ही काम होता है। एक यूजर काम तो एक साथ में यूजर की तरफ से तो क्या हो रहा है, मल्टीपल काम हो रहे हैं एक साथ में, लेकिन वास्तव में एक टाइम पे एक ही काम होता है। बट यूजर को ऐसे लगता है कि एक बार में मल्टीपल काम हो रहे हैं, एक से ज़्यादा काम हो रहे हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कई यूजर कई कार्य करते हैं पर वास्तव में एक काम होता है। इसमें क्या डिफरेंस है देखो, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग में तो एक ही यूजर कई कार्य करता है लेकिन वास्तव में काम एक ही हो रहा होता है, और मल्टी प्रोग्रामिंग में कई यूजर कई काम करते हैं बट वास्तव में काम एक ही होता है। यहाँ पे कई यूजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक यूजर आएगा। मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कई प्रोसेस है यहाँ पे, तो कई प्रोग्राम एक साथ में चलते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, कई यूजर एक साथ में काम करते हैं लेकिन प्रोसेसर जो है वो टाइम के आधार पर बंटवारा करता है। प्रोसेसर कौन है, सीपीयू। एक टाइम पे कई यूजर काम कर रहे हैं, सबकी प्रोसेस हैं, लेकिन जो सीपीयू है वो क्या कर रहा है, वो टाइम शेयर कर रहा है कि मेरे को 2 मिलीसेकंड एक को देने हैं, 2 मिलीसेकंड दूसरी को देने हैं, 2 मिलीसेकंड तीसरी प्रोसेस को देने हैं। तो इस हिसाब से टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या किया गया, एक काम को कई कंप्यूटर में बांट दिया जाता है जो एक दूसरे से दूर होते हैं, और वो कंप्यूटर विभिन्न स्थानों से उस काम को एक साथ में करते हैं। जो कंप्यूटर्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पे हैं, लेकिन एक काम को बांट दिया, एक टास्क को जो है वो इन कंप्यूटर्स को दे दिया, और वो एक साथ में ही मल्टीपल कंप्यूटर अलग अलग जगह से उस काम को कर रहे हैं। उसके बाद आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में रिलेशन बताना है। तो देखो हमने देखा था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो आप ये देखो, यहाँ पे यूज़र है, यहाँ पे हार्डवेयर है, बीच में क्या चाहिए हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल्ड है तो ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेंगे। मीन्स हमारे पास ये यूज़र बैठा है यहाँ पे और ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो अगर विंडोज़ इंस्टॉल है तो ही काम होएगा, अगर विंडोज़ यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो ही हम कोई और सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इसके डायग्राम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, कि हार्डवेयर ये है, यूजर यहाँ पे है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरफेस का काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही जो यूजर है वो इस हार्डवेयर को यूज कर रहा है। विदाउट सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है वो यूज नहीं हो सकता, वो किसी काम का नहीं है।